क्या आपको लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, युद्ध, क्रांतियां, आर्थिक संकट, महामारी, ये सब बस संयोग है? क्या आपको लगता है कि शक्तिशाली देश बिना किसी छुपे इरादे के लड़ते हैं और सरकारें हमेशा सिर्फ अपने देश की भलाई के लिए काम करती हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो रैल्फ एपर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपके सारे भ्रम तोड़ देगी। यह किताब कहती है कि हमारी दुनिया पर राज करने वाली ताकतें वैसी नहीं हैं जैसी हमें दिखती हैं। सरकारें, नेता और राजनीति तो बस एक मुखौटा है। असल शक्ति उन छुपे हुए हाथों में है जो पर्दे के पीछे से सब खेल खेलते हैं। और इस छुपे हुए खेल का नाम है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यह है एक ऐसा विश्व साम्राज्य जहां इंसान की आज़ादी धीरे धीरे छीनी जाएगी, जहां हर व्यक्ति पर निगरानी रखी जाएगी और जहां कुछ चुनिंदा लोग तय करेंगे कि हम क्या सोचें, क्या करें और कैसे जिएं। एपर्सन साफ लिखते हैं, नया विश्व व्यवस्था किसी राष्ट्र की भलाई के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है पूरी मानवता को नियंत्रण के अदृश्य जाल में फंसा देना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द सुनते ही हमें लगता है कि यह कोई नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, शायद शांति, सहयोग और विकास की कोई नई कल्पना। लेकिन एपर्सन बताते हैं कि असली मायने बिल्कुल उलट हैं। यह किसी शांति का वादा नहीं, बल्कि एक वैश्विक तानाशाही की शुरुआत है। इस व्यवस्था में सरकारें केवल कठपुतली बन जाएंगी, मीडिया सिर्फ प्रचार का औजार होगा, युद्ध और संकट जानबूझकर पैदा किए जाएंगे और आम इंसान को इतना नियंत्रित कर लिया जाएगा कि वह विरोध करने का सोच भी न पाए। एपर्सन का दावा है कि यह कोई आने वाला भविष्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो पिछले कई 100 सालों से चल रही है और अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या सचमुच हमारी जिंदगी पर कोई छुपी हुई सरकार राज कर रही है? क्या दुनिया की बड़ी घटनाएं पहले से तय होती हैं? क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हकीकत है या सिर्फ एक थ्योरी? इस किताब की यात्रा आपको यही दिखाएगी। हर पन्ना आपको चौंकाएगा, हर राज आपको डराएगा और हर सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एपर्सन कहते हैं कि यह कोई अचानक तैयार हुई योजना नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जो प्राचीन गुप्त समाजों और इल्यूमिनाटी जैसे संगठनों तक जाती हैं। उन्होंने यह किताब 1990 में लिखी थी। उस समय दुनिया बदल रही थी, शीत युद्ध खत्म हो रहा था, यूएसएसआर टूट चुका था। लोग मान रहे थे कि अब पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता का दौर आएगा। लेकिन एपर्सन ने चेतावनी दी कि असली खतरा अब शुरू होगा, क्योंकि अब कोशिश होगी एक नए वैश्विक साम्राज्य की स्थापना की। इस नए साम्राज्य को नाम दिया जाएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एपर्सन बताते हैं कि इसमें शक्तिशाली बैंकर, बड़ी कंपनियां, मीडिया हाउस और गुप्त समाज एक साथ काम करते हैं। उनका उद्देश्य है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हर इंसान पर निगरानी हो, जहां पैसे और संसाधनों पर उनका कब्जा हो और जहां आज़ादी केवल नाम की चीज रह जाए। इस पूरी सोच की जड़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उससे भी पहले के समय तक जाती हैं। 1776 में बने इल्यूमिनाटी संगठन ने यह सपना देखा था कि पूरी दुनिया को एक ही सत्ता के अधीन लाया जाए। इस एजेंडे में धर्म को कमजोर करना शामिल था, परिवार की परंपरा को तोड़ना था, राष्ट्रवाद को खत्म करना था और लोगों को धीरे धीरे एक वैश्विक सरकार की ओर धकेलना था। यानी यह कोई नई योजना नहीं है, बल्कि सदियों से चल रही एक प्रक्रिया है। हर युद्ध, हर आर्थिक संकट, हर क्रांति, इन सब का इस्तेमाल इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। एपर्सन बताते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हमेशा आकर्षक शब्दों में पेश किया जाता है। कभी इसे विश्व शांति कहा जाता है, कभी एक वैश्विक परिवार, कभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, लेकिन हकीकत अलग है। असल मकसद है शक्ति को केंद्रीकृत करना। लोगों को यह महसूस कराया जाएगा कि उन्हें आज़ादी मिल रही है, लेकिन वास्तव में उनकी आज़ादी धीरे धीरे छीनी जाएगी। शांति की बातें होंगी, लेकिन युद्ध लगातार चलते रहेंगे। बराबरी का नारा दिया जाएगा, लेकिन अमीर और अमीर होगा और गरीब और ज्यादा दबता जाएगा। किताब का दावा है कि असली हुकूमत सरकारों के हाथ में नहीं होती। असल ताकत उन लोगों के पास होती है जो पर्दे के पीछे से धागे खींचते हैं। ये ताकत बड़ी बैंकिंग परिवारों, गुप्त समाजों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास है। ये सभी जनता की भलाई का दावा करते हैं, लेकिन असल में अपने छिपे हुए एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। यही असली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मशीनरी है। एपर्सन लिखते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अचानक पैदा हुआ विचार नहीं है। इसके पीछे सदियों पुरानी ताकतें हैं, जिन्हें हम गुप्त समाज या सीक्रेट सोसाइटीज कहते हैं। ये समाज बाहर से खुद को मानवता का सेवक बताते हैं, लेकिन उनका असली मकसद है सत्ता और नियंत्रण को अपने हाथों में रखना। इन गुप्त समाजों की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं तक जाती हैं। मिस्र, बेबीलोन और यूनान में गुप्त पूजा पद्धतियां,
रहस्यमयी दीक्षा संस्कार और ज्ञान का छुपा हुआ रूप मौजूद था। इन्हीं परंपराओं से प्रभावित होकर यूरोप में कई संगठन खड़े हुए, जिनमें सबसे चर्चित हैं फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी। फ्रीमेसन्स की शुरुआत यूरोप में पत्थर काटने वाले कारीगरों से हुई थी। ये लोग चर्चों और किलों का निर्माण करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह संगठन एक रहस्यमयी संस्था में बदल गया। 16वीं और 17वीं सदी तक आते आते इसमें केवल कारीगर ही नहीं बल्कि राजा, राजनेता, व्यापारी और विद्वान भी शामिल हो गए। उनकी बैठकें गुप्त स्थानों पर होती थीं और उनका पूरा ढांचा रहस्यमयी प्रतीकों और संकेतों पर आधारित था। बाहर से वे कहते थे कि उनका उद्देश्य आजादी, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि उनका असली मकसद सत्ता को नियंत्रित करना था। उनके प्रतीक आज भी हमारे सामने हैं, जैसे सर्वदृष्टि वाली आंख, स्क्वायर और कंपास का निशान और पिरामिड। अमेरिकी डॉलर पर बनी पिरामिड और आंख को एपर्सन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रतीक मानते हैं। अब आते हैं इल्यूमिनाटी पर, जिनका नाम सुनते ही रहस्य और डर दोनों पैदा होते हैं। इल्यूमिनाटी की स्थापना 1 मई 1776 को जर्मनी के बवेरिया राज्य में एडम वाइसहॉफ्ट ने की थी। उनका घोषित उद्देश्य था धार्मिक सत्ता और राजतंत्र को चुनौती देना। लेकिन आलोचक कहते हैं कि असल में इल्यूमिनाटी का सपना था पूरी दुनिया को एक ही सत्ता के अधीन लाना, धर्म को कमजोर करना, परिवार की परंपरा को तोड़ना, राष्ट्रवाद को खत्म करना और धीरे धीरे लोगों को एक वैश्विक सरकार की ओर धकेलना। इल्यूमिनाटी का कहना था कि धर्म और राजनीति इंसान को गुलाम बना रहे हैं, लेकिन उनके विरोधियों का आरोप था कि असल में इल्यूमिनाटी का असली उद्देश्य धर्म को पूरी तरह समाप्त करना था। वे परिवार और समाज की पारंपरिक संरचना को तोड़ना चाहते थे और हर इंसान को केवल एक विश्व नागरिक बनाकर एक वैश्विक सत्ता के अधीन करना चाहते थे। एपर्सन लिखते हैं कि इल्यूमिनाटी अपने विचारों को सीधे तौर पर प्रचारित नहीं करते थे, वे गुप्त तरीके अपनाते थे। उनकी रणनीति थी कि वे फ्रीमेसन्स जैसे संगठनों में शामिल होकर वहां से अपने विचार फैलाएं। धीरे धीरे 18वीं सदी तक आते आते इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स की गतिविधियां एक दूसरे में घुल मिल गईं। कई राजा और पादरी इनके खिलाफ खड़े हुए। आखिरकार बवेरिया सरकार ने 1780 के दशक में इल्यूमिनाटी को बैन कर दिया, लेकिन एपर्सन का दावा है कि यह संगठन वास्तव में कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने गुप्त रूप से काम जारी रखा और यही गुप्त नेटवर्क आगे चलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नींव बना। एपर्सन के अनुसार 18वीं और 19वीं सदी की कई बड़ी क्रांतियां इन्हीं गुप्त समाजों से प्रभावित थीं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसका बड़ा उदाहरण है। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। एपर्सन कहते हैं कि यही नारे फ्रीमेसन्स अपने लॉज में इस्तेमाल करते थे। इस क्रांति में चर्च और राजतंत्र को गिरा दिया गया। जनता को लगा कि वे आजाद हो गए, लेकिन असल में सत्ता एक नई अभिजात्य वर्ग यानी एलिट क्लास के हाथ में चली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को भी एपर्सन इन्हीं गुप्त समाजों से जोड़ते हैं, क्योंकि अमेरिका के कई संस्थापक नेता जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रीमेसन्स थे। अमेरिकी डॉलर पर आज भी मौजूद प्रतीक इस बात का सबूत बताए जाते हैं कि नई अमेरिकी सरकार भी उसी गुप्त एजेंडे से प्रभावित थी। एपर्सन का कहना है कि सीक्रेट सोसाइटीज ने लोकतंत्र का इस्तेमाल जनता को आजादी का सपना दिखाने के लिए किया, लेकिन असल में यही लोकतंत्र धीरे धीरे लोगों को एक वैश्विक नियंत्रण व्यवस्था की ओर ले जाने का साधन बना। एपर्सन बताते हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज अपने विचारों और इरादों को सीधे तौर पर सामने नहीं रखते, वे प्रतीकों के जरिए उन्हें छुपाकर दिखाते हैं। आम लोगों के लिए ये प्रतीक सिर्फ डिजाइन होते हैं, लेकिन अंदरूनी सदस्यों के लिए इनमें गहरे और छुपे हुए अर्थ होते हैं। इनमें सबसे चर्चित प्रतीक है ऑल सीइंग आई, यानी एक ऐसी आंख जो सब कुछ देखती है। यह पूरी तरह से नियंत्रण और निगरानी का प्रतीक है। दूसरा बड़ा प्रतीक है पिरामिड। यह शक्ति का ढांचा दर्शाता है, जहां सबसे ऊपर सिर्फ कुछ लोग बैठे होते हैं और नीचे की पूरी संरचना आम जनता से बनी होती है। मतलब असली ताकत हमेशा शीर्ष पर मौजूद चुनिंदा लोगों के हाथों में रहती है। इसी तरह ओबेलिस्क नामक प्रतीक भी बहुत मायने रखता है। यह मिस्र से लिया गया चिन्ह है और आज भी कई राजधानियों और बड़े शहरों में इसकी आकृतियां खड़ी दिखाई देती हैं। एपर्सन कहते हैं कि जब हम इन प्रतीकों को सरकारी इमारतों, डॉलर के नोट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लोगों में देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि यह सब सिर्फ डिजाइन नहीं है। यह दरअसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का गुप्त हस्ताक्षर है। सीक्रेट सोसाइटीज का मानना हमेशा से रहा है
कि ज्ञान ही असली शक्ति है, लेकिन यह ज्ञान सबके लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे केवल कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित रहना चाहिए। इसी सोच के चलते फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी ने शिक्षा और दर्शन शास्त्र को नियंत्रित करने की कोशिश की। वे यह तय करने लगे कि आम जनता को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा प्रणाली भी इन्हीं विचारों से प्रभावित हो गई। ऊपर से तो इसमें विज्ञान और प्रगति की बातें की जाती थीं, लेकिन भीतर ही भीतर लोगों के सोचने का तरीका नियंत्रित कर लिया गया। 20वीं सदी तक आते आते ये गुप्त समाज खुले संगठनों के रूप में सामने आने लगे। अब वे खुद को थिंक टैंक, इंटरनेशनल ग्रुप और चैरिटी फाउंडेशन जैसे नामों से प्रस्तुत करने लगे। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ट्राइलेटरल कमीशन और बिल्डरबर्ग ग्रुप इसके बड़े उदाहरण हैं। इन संस्थाओं में दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता, व्यापारी और बुद्धिजीवी शामिल होते हैं। आधिकारिक तौर पर ये विश्व शांति और सहयोग के लिए काम करने का दावा करते हैं, लेकिन एपर्सन कहते हैं कि पर्दे के पीछे इनका असली मकसद वही है, एक वैश्विक सरकार की नींव रखना। एपर्सन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज सिर्फ कुछ संगठन नहीं है, बल्कि यह एक परंपरा है, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से सत्ता के पीछे छुपकर काम करती आई है। इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स ने धर्म, राजनीति और शिक्षा पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण बनाया। उन्होंने ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसमें जनता को यह आभास होता रहा कि वे आजाद हैं, लेकिन असलियत यह थी कि वे एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके थे। एपर्सन कहते हैं कि इन गुप्त समाजों का असली मकसद सत्ता को अपने हाथों में लेना था, लेकिन वे यह काम सीधे तरीके से नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आम लोगों को पता चल जाता कि उनकी आज़ादी छीनी जा रही है तो वे बगावत कर देते। इसलिए उन्होंने बहुत लंबा खेल खेला। उन्होंने सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए 3 मुख्य रास्ते चुने। पहला, राजनीति पर नियंत्रण, दूसरा, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर नियंत्रण। एपर्सन बताते हैं कि दुनिया के जो देश बाहर से आजाद दिखते हैं, उनके पीछे भी वही ताकतें काम करती हैं। जनता को लोकतंत्र का खेल दिखाया जाता है ताकि उन्हें विश्वास हो सके कि वे खुद अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन असलियत यह है कि चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक पार्टियां और नेता सब पहले से तयशुदा एजेंडे का हिस्सा होते हैं। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एपर्सन का कहना है कि वहां राष्ट्रपति कौन बनेगा, यह जनता के वोट से कम और पर्दे के पीछे बैठे शक्तिशाली नेटवर्क से ज्यादा तय होता है। ऊपर से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स अलग अलग दिखते हैं, लेकिन असल में दोनों ही एक ही वैश्विक योजना को आगे बढ़ाते हैं। वे यह भी लिखते हैं कि यही पैटर्न यूरोप और एशिया की सरकारों में भी देखने को मिलता है। जनता को विकल्प तो दिए जाते हैं, लेकिन हर विकल्प अंत में उसी बड़े खेल की तरफ ले जाता है जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। एपर्सन मानते हैं कि असली ताकत राजनीति में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में छुपी होती है, क्योंकि जिस हाथ में पैसे को छापने और नियंत्रित करने की ताकत होती है, असल में वही पूरी दुनिया को चला सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम बनाया गया। नाम से यह फेडरल यानी सरकारी संस्था लगता है, लेकिन हकीकत में यह कुछ निजी बैंकरों का नेटवर्क है। एपर्सन बताते हैं कि यह संस्था अमेरिकी डॉलर की सप्लाई को नियंत्रित करती है। इसका मतलब है कि अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कुछ गिने चुने बैंकरों के हाथों में है। इन बैंकरों के पास इतनी शक्ति होती है कि वे चाहें तो आर्थिक संकट पैदा कर सकते हैं, मंदी ला सकते हैं और फिर उसी का समाधान भी पेश कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में सरकारें उनके कर्ज के जाल में फंस जाती हैं और उन पर निर्भर हो जाती हैं। एपर्सन कहते हैं कि यही पैटर्न केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों ने वही भूमिका निभाई। ये संस्थाएं गरीब और विकासशील देशों को कर्ज देती हैं, लेकिन यह कर्ज इस तरह का होता है कि उसे पूरी तरह चुकाना लगभग असंभव है। नतीजा ये होता है कि देश मजबूरी में अपनी नीतियां बदलते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों को बेचते हैं और धीरे धीरे बाहरी ताकतों के अधीन हो जाते हैं। एपर्सन इसे आधुनिक उपनिवेशवाद कहते हैं। पहले देशों को बंदूक और युद्ध से गुलाम बनाया जाता था, अब उन्हें कर्ज से गुलाम बनाया जाता है। एपर्सन आगे लिखते हैं कि गुप्त समाजों ने बहुत पहले समझ लिया था कि अगर पूरी दुनिया को एक सरकार के अधीन लाना है तो इसके लिए वैश्विक संस्थाओं की नींव डालनी होगी। पहला प्रयोग हुआ पहले विश्व युद्ध के बाद। 1919 में लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। आधिकारिक तौर पर यह संस्था शांति बनाए रखने के लिए थी, लेकिन एपर्सन कहते हैं कि असल में यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पहला प्रयोग था। हालांकि यह संस्था विफल रही,
फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन बनाई गई। इसका घोषित उद्देश्य भी शांति और सहयोग ही था। लेकिन एपर्सन का दावा है कि समय के साथ यूएन एक ऐसी संस्था बनती जा रही है जो देशों की संप्रभुता यानी उनकी स्वतंत्रता को कमजोर करती है। देशों को अपने कानून और नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढालनी पड़ती हैं। इस तरह हर देश की आज़ादी धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। एपर्सन ये भी बताते हैं कि सैन्य गठबंधन भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जैसे नेटो, जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की संस्था बताता है। लेकिन असल में यह शक्तिशाली देशों को मौका देता है कि वे किसी भी देश में हस्तक्षेप कर सकें और उसे सही ठहराया जा सके। यानी युद्ध भी अब वैश्विक शांति के नाम पर वैध बना दिया जाता है। एपर्सन आगे कहते हैं कि आज की बहुराष्ट्रीय कंपनियां सिर्फ व्यावसायिक संस्थाएं नहीं रह गईं, ये असल में राजनीति की नई ताकत बन चुकी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियों की कमाई कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इन कंपनियों के मालिक और निदेशक अक्सर वही लोग होते हैं जो गुप्त समाजों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े होते हैं। ये कंपनियां न सिर्फ बाजार बल्कि राजनीति को भी प्रभावित करती हैं। वे चुनाव अभियानों को फंड करती हैं, नीतियों को अपने हिसाब से बनवाती हैं और सरकारों पर दबाव डालती हैं। एपर्सन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि शक्ति का सबसे बड़ा खेल है विचारों पर नियंत्रण। अगर आप जनता के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आपको बंदूक या हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज का मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अखबार, टीवी, रेडियो और अब इंटरनेट, सब कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में है। एपर्सन लिखते हैं कि 20वीं सदी में अमेरिका का लगभग 90% मीडिया सिर्फ 6 कॉरपोरेशनों के हाथ में था। इसका मतलब है कि लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जिसे सच मान रहे हैं, वह सब पहले से तय होता है। समाचार कैसे पेश किए जाए, किस भाषा में कहे जाए और कौन सा मुद्दा बड़ा दिखाया जाए, यह सब मीडिया की शक्ति है। और जब लोग बार बार वही सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यही सच है। धीरे धीरे उनकी सोच और विश्वास उसी के अनुसार ढल जाते हैं। शिक्षा भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। कई नामी विश्वविद्यालय और थिंक टैंक गुप्त समाजों से जुड़े हुए हैं। ये संस्थाएं अगली पीढ़ी के नेताओं और अधिकारियों को वही विचार सिखाती हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे के अनुकूल होते हैं। छात्रों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि दुनिया को एक वैश्विक सरकार की ओर बढ़ना चाहिए। इसे आधुनिकता, प्रगति और वैज्ञानिक सोच का हिस्सा बताया जाता है। लेकिन असल में यह धीरे धीरे राष्ट्रीय पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मिटाने का तरीका है। एपर्सन कहते हैं कि जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं, राजनीति, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मीडिया और शिक्षा, तो सामने आता है एक बहुत बड़ा और संगठित नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। एपर्सन कहते हैं कि यह पूरा सिस्टम एक मकड़ी के जाले की तरह है। ऊपर से देखने पर यह बिखरा हुआ लगता है, जैसे सब कुछ अलग अलग चल रहा हो। लेकिन जब ध्यान से देखें तो हर धागा एक ही केंद्र से जुड़ा है और उस केंद्र पर बैठे हैं वही पावर एलीट्स, वही लोग जिनकी जड़ें गुप्त समाजों तक जाती हैं। ये जाल इतना गहरा और जटिल है कि आम आदमी के लिए इसे पहचान पाना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप किसी एक धागे को पकड़ते हैं तो लगता है कि यह अलग है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि सब कुछ उसी बड़े जाल का हिस्सा है। एपर्सन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई साधारण विचार नहीं है। यह एक संगठित नेटवर्क है जिसमें सत्ता, पैसा, शिक्षा और मीडिया सब आपस में जुड़े हुए हैं। पावर एलीट्स ने लोकतंत्र, पूंजीवाद और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल जनता को आज़ादी का भ्रम देने के लिए किया। लेकिन असलियत यह है कि जनता एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी है, एक ऐसा खेल जिसका धागा पूरी तरह उनके हाथों में है। एपर्सन लिखते हैं कि दुनिया की राजनीति और युद्धों को असल में पैसा नियंत्रित करता है। जो लोग पैसे पर काबू रखते हैं वही तय करते हैं कि कौन सा देश ताकतवर बनेगा और कौन कमजोर, कौन सी सरकार टिकेगी और कौन सी गिर जाएगी। यहाँ एक गहरी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। लोग सोचते हैं कि सरकारें पैसा छापती हैं और अर्थव्यवस्था चलाती हैं, लेकिन एपर्सन बताते हैं कि सरकारें भी असल में बैंकरों के सामने मजबूर होती हैं। वे कहते हैं कि मनी इज पावर। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। पैसा समाज की धड़कन है। बिना पैसे के व्यापार रुक जाएगा, उद्योग ठप हो जाएंगे, शिक्षा और सेना तक ठहर जाएगी। अगर कोई समूह पैसे की सप्लाई को अपने हाथ में ले ले तो वह आसानी से तय कर सकता है कि कौन अमीर होगा और कौन गरीब।
कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। अमेरिका की ताकत उसका डॉलर है, लेकिन एपर्सन बताते हैं कि डॉलर छापने का अधिकार अमेरिकी सरकार के पास नहीं है, बल्कि यह शक्ति एक निजी संस्था के पास है, जिसे कहा जाता है फेडरल रिजर्व सिस्टम। सन 1913 में अमेरिका में एक कानून पास हुआ, जिसका नाम था फेडरल रिजर्व एक्ट। जनता को बताया गया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और संकट से बचाव होगा। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। यह फेडरल रिजर्व सरकार की संस्था नहीं थी, बल्कि इसके मालिक थे कुछ बड़े बैंकिंग परिवार, जैसे रॉथशाइल्ड्स, रॉकेफेलर्स, मॉर्गन्स और वॉरबर्ग्स। इन परिवारों ने अपनी दौलत और अपने नेटवर्क से पूरी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था पर पकड़ बना ली। एपर्सन बताते हैं कि फेडरल रिजर्व जिस तरीके से पैसा बनाता है, वह आम लोगों को कभी समझाया ही नहीं गया। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए सरकार को $1 अरब चाहिए। वह फेडरल रिजर्व से उधार मांगती है। फेडरल रिजर्व बस एक कागज पर या कंप्यूटर की एंट्री से यह पैसा बना देता है। इसके बदले सरकार अपने बॉन्ड उन्हें दे देती है। यानी पैसा असल में कहीं से आया ही नहीं, लेकिन सरकार उस पर ब्याज चुकाने की पाबंद हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हर डॉलर पहले से ही कर्ज पर आधारित है। जितना पैसा दुनिया में घूम रहा है, उससे कहीं ज्यादा कर्ज मौजूद है, और यह कर्ज कभी पूरा चुकाया ही नहीं जा सकता। एपर्सन कहते हैं कि आर्थिक संकट जैसे महंगाई, मंदी या शेयर बाजार का गिरना, ये सब अचानक से नहीं होते, बल्कि इन्हें योजनाबद्ध तरीके से पैदा किया जाता है। पहले ये बैंकर बाजार में खूब पैसा डालते हैं, लोग कर्ज लेते हैं, व्यापार बढ़ता है, उम्मीदें जगती हैं। फिर अचानक वे पैसों की सप्लाई घटा देते हैं, कर्ज महंगा हो जाता है, कंपनियां डूब जाती हैं और आम आदमी की मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो संपत्ति लोग खो देते हैं, वही बाद में इन्हीं बैंकरों के हाथ सस्ते दामों पर आ जाती है। एपर्सन लिखते हैं कि 1929 की ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी भी इसी तरह कराई गई थी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, घर बार उजड़ गया, लेकिन बैंकिंग परिवार और भी ताकतवर बन गए। यह कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी। दुनिया भर के देशों में यही खेल खेला गया। हर बड़े देश का केंद्रीय बैंक किसी न किसी रूप में उन्हीं शक्तिशाली बैंकिंग परिवारों से जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस का बैंक डे फ्रांस और जर्मनी का बुंडेसबैंक, ये सब उसी ढर्रे पर चलते हैं जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए नई वैश्विक संस्थाएं बनाई गईं, जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। एपर्सन बताते हैं कि इन संस्थाओं का असली मकसद गरीब और विकासशील देशों को कर्ज के जाल में फंसाना है। विकास के नाम पर अरबों डॉलर का कर्ज दिया जाता है, लेकिन उसके साथ शर्तें जुड़ी होती हैं। सरकारी कंपनियों को बेचने की मजबूरी, विदेशी कंपनियों को खुली छूट और अपने प्राकृतिक संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरवी रखना। धीरे धीरे इन देशों की सरकारें जनता के बजाय विदेशी बैंकरों और कंपनियों के आदेश मानने लगती हैं। एपर्सन इसे नया उपनिवेशवाद कहते हैं। पहले देशों पर सेनाएं चढ़ाई जाती थीं, अब उन्हें कर्ज और बैंकिंग से जीता जाता है। एपर्सन यह भी बताते हैं कि डॉलर की ताकत सिर्फ फेडरल रिजर्व की वजह से नहीं, बल्कि तेल की वजह से भी है। सन 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब और बाकी तेल उत्पादक देशों से समझौता किया कि तेल की बिक्री सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होगी। इससे डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। मतलब यह कि अगर किसी देश को तेल खरीदना है तो उसे पहले डॉलर चाहिए, और डॉलर बनाने का अधिकार फेडरल रिजर्व के हाथ में है। इस तरह हर देश, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी बैंकरों पर निर्भर हो गया। एपर्सन मानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का असली हथियार है। सरकारों को कर्ज के जाल में फंसाना, आर्थिक संकट खड़ा करके जनता को कमजोर करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए दबाव बनाना और डॉलर को पूरी दुनिया की लाइफलाइन बना देना। इन सब के जरिए वही कुछ परिवार और गुप्त नेटवर्क पूरी मानवता पर नियंत्रण रखते हैं। एपर्सन का निष्कर्ष साफ है, दुनिया की सरकारें स्वतंत्र नहीं हैं, वे भी उन्हीं बैंकरों की कठपुतली हैं, और जब तक पैसा गिने चुने हाथों में है, तब तक आम जनता कभी सचमुच आजाद नहीं हो सकती। एपर्सन लिखते हैं कि हमें इतिहास में युद्ध और क्रांतियां अक्सर सतही कारणों से समझाई जाती हैं। स्कूल की किताबों में बताया जाता है कि ये सब जनता के गुस्से, नेताओं की महत्वाकांक्षा या देशों के बीच झगड़े का नतीजा थे, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं गहरी है। उनके अनुसार युद्ध हमेशा सत्ता और ताकत का खेल रहे हैं। एपर्सन कहते हैं कि युद्ध राज्य को ताकतवर बनाते हैं, जनता को कमजोर करते हैं, और यह सब
अंततः उन चुनिंदा पावर एलिट्स के लिए फायदेमंद होता है। 20वीं सदी के बड़े युद्ध, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, वियतनाम युद्ध और खाड़ी युद्ध, ये सब अचानक नहीं हुए। एपर्सन का मानना है कि ये युद्ध पहले से योजनाबद्ध थे। इनका मकसद केवल जीत हासिल करना या दुश्मन को हराना नहीं था। असल मकसद था नई संस्थाओं का जन्म देना, जनता की आजादी को सीमित करना और देशों को कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर निर्भर बनाना। उदाहरण के लिए, हमें पढ़ाया जाता है कि पहला विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या से शुरू हुआ, लेकिन एपर्सन बताते हैं कि असली वजह कहीं और थी। बड़े बैंकिंग परिवारों और गुप्त समाजों ने इस युद्ध को भड़काया ताकि पुरानी राजशाही व्यवस्थाएं टूट जाए और एक नई अंतर्राष्ट्रीय सत्ता की नींव रखी जा सके। पहले विश्व युद्ध के बाद ही 1919 में लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। इस संस्था को शांति के नाम पर वैश्विक शासन का पहला प्रयोग माना जा सकता है। एपर्सन कहते हैं कि अगर यह संस्था सफल हो जाती तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत पहले ही लागू हो जाता, लेकिन चूंकि अमेरिका ने इसे मंजूरी नहीं दी, यह योजना अधूरी रह गई। जब पहला प्रयास असफल हुआ तो एक और बड़ा युद्ध कराया गया। हिटलर का उदय, यूरोप का तनाव और जापान का आक्रामक रवैया, ये सब केवल परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि किसी न किसी रूप में उन्हीं शक्तियों की देन थे। एपर्सन लिखते हैं कि बड़े बैंकरों और कंपनियों ने हिटलर को मदद दी। अमेरिका और यूरोप के कई बैंकों ने जर्मनी को कर्ज उपलब्ध कराया ताकि वह युद्ध की तैयारी कर सके। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे गए और पूरी दुनिया खून और तबाही में डूब गई। लेकिन इस युद्ध के बाद वही हुआ जो असल में योजना का हिस्सा था। सन 1945 में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। यह संस्था वही काम करने लगी जो पहले लीग ऑफ नेशंस करने में असफल रही थी। अब देशों की संप्रभुता पर धीरे धीरे वैश्विक कानून थोपे जाने लगे, यानी हर देश को यह मानना पड़ा कि वह अपनी नीतियां और कानून अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनाए। एपर्सन लिखते हैं कि युद्ध हमेशा से बैंकरों और उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। हथियार बनाने वाली कंपनियां अरबों डॉलर का मुनाफा कमाती हैं। बैंक युद्धरत सरकारों को कर्ज देते हैं और ब्याज वसूलते हैं, और हारने वाले देश को हर हाल में मुआवजा भरना पड़ता है। यानी नतीजा यह हुआ कि युद्ध से जनता और देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, लेकिन एलीट्स और भी अमीर और ताकतवर बन गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। ऊपर से यह टकराव दो विचारधाराओं का दिखाया गया, पूंजीवाद और साम्यवाद। लेकिन एपर्सन कहते हैं कि यह भी एक तरह का नाटक था। इस नकली टकराव की आड़ में हथियारों की दौड़ शुरू हुई, लोगों के मन में डर पैदा किया गया, और फिर नेटो और वॉरसॉ पैक्ट जैसे सैन्य गठबंधन बनाए गए। इन गठबंधनों ने देशों की स्वतंत्र विदेश नीति लगभग खत्म कर दी, क्योंकि अब उन्हें वैश्विक सुरक्षा के नाम पर एक ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ा। 1960 और 70 के दशक का वियतनाम युद्ध भी इसी योजना का हिस्सा था। यह युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक खींचने के लिए लड़ा गया, क्योंकि जितना युद्ध लंबा चलता रहा उतना ही हथियार उद्योग और बैंक लगातार मुनाफा कमाते रहे। नतीजा यह हुआ कि लाखों सैनिक मारे गए और करोड़ों लोग विस्थापित हो गए, लेकिन एलीट्स और अमीर बन गए। सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि कई बड़ी क्रांतियां भी इन गुप्त शक्तियों के प्रभाव से हुईं। उदाहरण के लिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति को जनता का विद्रोह बताया जाता है, लेकिन एपर्सन लिखते हैं कि पश्चिमी बैंकरों ने इस क्रांति को फंड किया। लेनिन और ट्रोत्स्की जैसे नेताओं को अमेरिकी और यूरोपीय फाइनेंसर्स से पैसे मिलते थे। इस क्रांति का नतीजा यह हुआ कि रूस एक साम्यवादी राज्य बन गया और दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। यही विभाजन आगे चलकर शीत युद्ध की असली नींव बना। इसी तरह चीन में साम्यवादी क्रांति, अफ्रीका और एशिया के उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन और लैटिन अमेरिका के विद्रोह। एपर्सन कहते हैं कि इनमें से कई क्रांतियां बाहर से प्रभावित थीं। मकसद यह नहीं था कि जनता को असली आजादी मिले। असल उद्देश्य था सत्ता को एक हाथ से निकालकर दूसरे हाथ में देना, और हर बार जनता ही हारती रही। एपर्सन यह भी कहते हैं कि कई बड़े नेताओं की हत्याएं भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की उसी गहरी योजना का हिस्सा थीं। उदाहरण के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति एब्राहम लिंकन, जब उन्होंने निजी बैंकरों से कर्ज लेने से इनकार किया और सरकार के लिए खुद मुद्रा जारी करने की बात की, तो उनकी हत्या कर दी गई। इसी तरह जॉन एफ कैनेडी ने फेडरल रिजर्व के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, दिन दहाड़े उन्हें गोलियों से भून दिया गया। एपर्सन मानते हैं कि इन हत्याओं का मकसद सिर्फ नेताओं को खत्म करना नहीं था, बल्कि यह एक साफ संदेश था कि जो भी इस गुप्त नेटवर्क की शक्ति को चुनौती देगा,
उसका यही अंजाम होगा। एपर्सन एक पैटर्न बताते हैं जिसे वे कहते हैं प्रॉब्लम, रिएक्शन, सॉल्यूशन। यानी पहले समस्या पैदा करो, फिर जनता की प्रतिक्रिया लो और अंत में वही समाधान पेश करो जो पहले से तय था। सबसे पहले एक कृत्रिम समस्या बनाई जाती है, जैसे कोई युद्ध, कोई बड़ा संकट या आतंकवाद। इसके बाद जनता घबरा जाती है और कहती है, कुछ करो, हमें बचाओ। तब वही ताकतें जिन्होंने समस्या पैदा की थी अब समाधान लेकर सामने आती हैं। यह समाधान अक्सर नई नीतियों, कड़े कानूनों और नई संस्थाओं के रूप में होता है। जनता को लगता है कि उनकी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है, लेकिन असल में धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता उनसे छीनी जा रही होती है। एपर्सन का निष्कर्ष बहुत साफ है। इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं, चाहे वे युद्ध हों, क्रांतियां हों या फिर बड़े नेताओं की हत्याएं, यह सब केवल संयोग नहीं है, बल्कि ये सब योजनाबद्ध कदम हैं जिन्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सीढ़ियां कहा जा सकता है। हर युद्ध के बाद दुनिया थोड़ी और केंद्रीकृत हो जाती है। हर क्रांति के बाद जनता थोड़ी और नियंत्रण में आ जाती है और हर राजनीतिक हत्या यह याद दिलाती है कि असली शक्ति हमेशा उन्हीं के हाथ में है जो इस गुप्त जाल को चलाते हैं। एपर्सन कहते हैं कि किसी भी शासन की असली ताकत पुलिस या सेना में नहीं, बल्कि जनता के दिमाग और उनकी सोच पर होती है। अगर लोगों को यह विश्वास दिला दिया जाए कि जो कुछ हो रहा है वही सही है, तो वे बिना विरोध किए हर आदेश मान लेंगे। और यही काम करते हैं मीडिया, शिक्षा और मनोरंजन के साधन। आमतौर पर हम मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं। हम सोचते हैं कि पत्रकार सत्ता से सवाल पूछते हैं और सच्चाई सामने लाते हैं। लेकिन एपर्सन लिखते हैं कि 20वीं सदी तक आते आते ज्यादातर अखबार, रेडियो स्टेशन और बाद में टीवी चैनल कुछ गिने चुने कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चले गए। यानी मीडिया भी उन्हीं बैंकरों और उद्योगपतियों के नियंत्रण में आ गया जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कौन सी खबर जनता तक पहुंचेगी और कौन सी दबा दी जाएगी, यह वही तय करते हैं। युद्ध और संकटों को किस तरह पेश करना है, यह पहले से योजना का हिस्सा होता है। जनता के गुस्से और डर को किस दिशा में मोड़ना है, इसकी पटकथा पहले से लिखी जाती है। एपर्सन इस प्रक्रिया को कहते हैं जनमत निर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। इसका तरीका बहुत साधारण है। सबसे पहले मीडिया किसी समस्या को बार बार दिखाता है, फिर जनता खुद सरकार से मांग करती है कि कुछ करो, हमें बचाओ, और अंत में सरकार वही समाधान लागू करती है जो पहले से तय होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश पर हमला करना हो तो मीडिया दुश्मन को इतना खतरनाक और दानव जैसा दिखा देता है कि जनता युद्ध का समर्थन करने लगे। अगर कोई नया कानून पास कराना हो तो मीडिया उसे जनता की सुरक्षा से जोड़कर पेश करता है। अगर आर्थिक नीतियां बदलनी हो तो मीडिया डर का माहौल बनाकर जनता को तैयार कर देता है। एपर्सन कहते हैं कि शिक्षा का असली मकसद होना चाहिए लोगों को सोचने और सवाल करने की क्षमता देना। लेकिन हकीकत यह है कि आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को इस तरह बनाया गया है कि लोग आज्ञाकारी कर्मचारी बने, न कि स्वतंत्र विचारक। वे बताते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में अमेरिका और यूरोप की स्कूल प्रणाली को बड़े उद्योगपतियों ने फंड किया था, जैसे रॉकेफेलर फाउंडेशन और कार्नेगी फाउंडेशन। इनका असली इरादा यह था कि बच्चों को बचपन से ही एक तय पैटर्न पर ढाला जाए। उन्हें यह सिखाया जाए कि सत्ता का विरोध नहीं करना चाहिए। उन्हें रटने वाली मशीन बना दिया जाए ताकि बड़े होकर वे सिस्टम पर सवाल ही न करें। इसीलिए स्कूलों में हमें बहुत कम सिखाया जाता है कि पैसा कैसे काम करता है, मीडिया हमें कैसे प्रभावित करता है, या सरकारें जनता से किस तरह खेलती हैं। इसके बजाय हमें बस यही पढ़ाया जाता है, अच्छे अंक लाओ, नौकरी करो और नियम मानो। एपर्सन कहते हैं कि यह सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालय भी धीरे धीरे उन्हीं ताकतों के कब्जे में चले गए। जो प्रोफेसर व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है। अनुसंधान भी उन्हीं विषयों पर होता है जिनसे बड़ी कंपनियों और सरकारों को फायदा हो। नतीजा यह है कि बौद्धिक वर्ग, यानी समाज के पढ़े लिखे लोग भी सत्ता का समर्थन करते हैं। वे जनता को वही समझाते हैं जो सत्ता चाहती है कि लोग माने। एपर्सन बताते हैं कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए मनोरंजन का इस्तेमाल किया जाता है। सिनेमा, टीवी शो, म्यूजिक और अब इंटरनेट, ये सब धीरे धीरे लोगों की सोच को बदल देते हैं। फिल्मों और सीरियल्स में युद्ध और हिंसा को रोमांचक बनाकर दिखाया जाता है। गानों और विज्ञापनों में उपभोग और भोगवाद को सपने जैसा पेश किया जाता है। हीरो और सेलिब्रिटी वही संदेश देते हैं जो सत्ता को आगे बढ़ाना होता है।
इस तरह लोग असली समस्याओं से भटककर मनोरंजन के नशे में डूब जाते हैं। एपर्सन यह भी बताते हैं कि 20वीं सदी में मनोविज्ञान और जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशन का इस्तेमाल जनता को प्रभावित करने के लिए किया गया। फ्रॉइड के भांजे एडवर्ड बर्नेस ने यह दिखाया कि कैसे लोगों की इच्छाओं और डर का इस्तेमाल करके उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, जनता के दिमाग पर नियंत्रण ही एक अदृश्य सरकार है। आज यही तकनीक मीडिया और विज्ञापन में काम आती है। लोग सोचते हैं कि वे अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन सच यह है कि उनके फैसले पहले से तय की गई फ्रेमिंग का नतीजा होते हैं। एपर्सन का मानना है कि जब मीडिया, शिक्षा और मनोरंजन तीनों मिलकर काम करते हैं तो वे समाज के सामूहिक अवचेतन को बदल देते हैं। हमें यह मानने पर मजबूर किया जाता है कि युद्ध जरूरी है। हमें यह यकीन दिलाया जाता है कि पैसा और उपभोग ही जीवन का असली मकसद है। हमें यह बताया जाता है कि सुरक्षा के नाम पर आजादी कुर्बान करना सही है। धीरे धीरे लोग उस जाल में फंस जाते हैं जहां वे खुद अपने ही कैदी बन जाते हैं। एपर्सन कहते हैं कि मीडिया, शिक्षा और मनोरंजन का यह नियंत्रण न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की रीढ़ है। अगर लोग सवाल करना और सोचने की आजादी वापस पालें तो सारी योजनाएं नाकाम हो सकती हैं। लेकिन जब जनता को बचपन से ही एक तय दिशा में ढाल दिया जाता है तो वे कभी भी इस व्यवस्था को चुनौती नहीं देते। एपर्सन कहते हैं कि अगर आप दुनिया के इतिहास को ध्यान से देखें तो आपको हर जगह खास प्रतीक, चिन्ह और अनुष्ठान दिखाई देंगे। मुद्राओं पर बने अजीब से निशान, सरकारी भवनों की डिजाइन, राष्ट्रीय झंडों के पैटर्न और यहाँ तक कि फिल्मों और पॉप कल्चर में भी ऐसे प्रतीक बार बार सामने आते हैं। आम लोग इन्हें बस सजावट या डिजाइन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एपर्सन का कहना है कि इन सब का गहरा अर्थ है। ये संकेत देते हैं कि असली सत्ता चलाने वाली ताकतें दरअसल एक रहस्यमयी दर्शन से प्रभावित हैं, जिसे कहा जाता है ऑकल्ट फिलॉसफी। इतिहास में धर्म को हमेशा जनता पर नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन समय में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता था। यूरोप में चर्च ने यह मान्यता फैलाई कि मुक्ति सिर्फ उसी के हाथ में है। भारत, मिस्र और चीन जैसी सभ्यताओं में भी पुरोहित वर्ग और धार्मिक ग्रंथों ने जनता को नियमों के जाल में बांध कर रखा। यानी धर्म का असली इस्तेमाल अक्सर आध्यात्मिक आजादी के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और अनुशासन के लिए किया गया। एपर्सन कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी यही काम करता है। फर्क बस इतना है कि अब यह धर्म को सीधे सीधे नहीं, बल्कि छुपे हुए तरीकों से इस्तेमाल करता है। अब सवाल आता है, ऑकल्ट फिलॉसफी आखिर है क्या? ऑकल्ट का मतलब है छिपा हुआ या गुप्त। ऑकल्ट फिलॉसफी वो विचार और ज्ञान है जिन्हें आम जनता से छुपाकर सिर्फ गुप्त समाजों में सिखाया जाता है। इसमें शामिल हैं अंकों और ज्यामिति के रहस्य, प्रतीकों की शक्ति, ऐसे अनुष्ठान जो मानव मन पर असर डालते हैं, और यह विश्वास कि कुछ लोग दिव्य ज्ञान के मालिक हैं और सिर्फ उन्हें ही दुनिया पर शासन करने का हक है। एपर्सन बताते हैं कि इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स जैसी गुप्त संस्थाएं इसी ऑकल्ट फिलॉसफी पर आधारित हैं। यही वजह है कि उनकी गतिविधियों और प्रतीकों में हमेशा एक रहस्यमयी पैटर्न दिखाई देता है। एपर्सन का कहना है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रतीक और चिन्ह हमें नजर आते हैं, उनमें से कई सिर्फ डिजाइन नहीं हैं, बल्कि गुप्त संदेश लिए हुए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिकी डॉलर का नोट। उस पर एक अधूरी पिरामिड बनी होती है और उसके ऊपर ऑल सीइंग आई यानी सर्वदर्शी नेत्र। आमतौर पर इसे ईश्वर का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन एपर्सन कहते हैं कि असल में यह इल्यूमिनाटी का निशान है। यह इस बात का संकेत है कि कुछ चुनिंदा ताकतें सबको देख रही हैं और पूरे सिस्टम पर नियंत्रण रखती हैं। इसी तरह कई सरकारी भवन और स्मारक भी खास पैटर्न में बनाए गए हैं। वॉशिंगटन डीसी की सड़कों और स्मारकों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ऊपर से देखने पर ज्यामितीय आकृतियां और गुप्त चिन्ह दिखाई देते हैं। इन्हें कहा जाता है मेसोनिक आर्किटेक्चर। सिर्फ भवन ही नहीं, बल्कि पॉप कल्चर में भी यही पैटर्न दिखता है। फिल्मों, म्यूजिक वीडियोस और विज्ञापनों में बार बार त्रिकोण, आंख, पिरामिड और उल्टे क्रॉस जैसे चिन्ह सामने आते हैं। एपर्सन के मुताबिक यह कोई इत्तेफाका नहीं है। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, यानी जनता के दिमाग में धीरे धीरे इन प्रतीकों को इतना सामान्य बना देना कि वे इनके असली मायने पर कभी सवाल ही ना उठाएं। एपर्सन लिखते हैं कि सत्ता पर बैठे लोग सिर्फ मीटिंग और पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहते। वे गुप्त अनुष्ठानों और रहस्यमयी सभाओं में भी हिस्सा लेते हैं। अमेरिका में हर साल कैलिफोर्निया के जंगलों में बोहेमियन ग्रोव नाम की एक गुप्त सभा होती है। यहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर नेता,
बड़े उद्योगपति और मीडिया मालिक इकट्ठा होते हैं। रात को एक विशालकाय उल्लू की मूर्ति के सामने क्रिमेशन ऑफ केयर नामक अनुष्ठान किया जाता है। बाहरी दुनिया के लिए यह एक तरह की पार्टी लगती है, लेकिन एपर्सन कहते हैं कि यह असल में एक ऑकल्ट रिचुअल है, जहां ये लोग अपनी निष्ठा और जुड़ाव दिखाते हैं। इसी तरह येल यूनिवर्सिटी का मशहूर गुप्त समाज है, स्कल एंड बोन्स। अमेरिका के कई राष्ट्रपति और बड़े नेता इसके सदस्य रहे हैं। यहां भी अजीब तरह के अनुष्ठान होते हैं, जिनका मकसद यह होता है कि सदस्य को यह एहसास दिलाया जाए कि वह चुने हुए लोगों का हिस्सा है, यानी आम जनता से अलग और ऊपर। एपर्सन बताते हैं कि प्रतीक सिर्फ सजावट नहीं होते, उनका असर सीधे इंसान के अवचेतन मन पर होता है। जैसे आय का मतलब है निगरानी और नियंत्रण। पिरामिड ताकत की वह संरचना दिखाता है जिसमें ऊपर कुछ लोग होते हैं और नीचे पूरी जनता। उल्टा क्रॉस ईसाई धर्म का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। सूर्य और चंद्रमा की आकृतियां प्राचीन पूजा पद्धतियों से जुड़ी है। जब लोग इन चिन्हों को बार बार देखते हैं तो उनके दिमाग में इनके अर्थ धीरे धीरे बैठ जाते हैं, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो। एपर्सन का मानना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक भी है। इन ताकतों का असली मकसद है पूरी दुनिया की पारंपरिक आस्थाओं को तोड़कर एक वैश्विक धर्म तैयार करना। ऐसा धर्म जो अकल्ट फिलोसफी पर आधारित हो, जिसमें एक वर्ल्ड टीचर यानी विश्वगुरु का विचार हो और यह विश्वास हो कि पूरी मानवता को एक ही सत्ता और एक ही आस्था के अधीन होना चाहिए। जब लोग यह मानने लगेंगे कि यही ईश्वर की इच्छा है, तो उन्हें नियंत्रित करना और भी आसान हो जाएगा। एपर्सन के अनुसार धर्म, प्रतीक और गुप्त अनुष्ठान सिर्फ संस्कृति या परंपरा का हिस्सा नहीं है, असल में ये सत्ता की गहरी रणनीति का हिस्सा है। ऑकल्ट सिंबल्स हर जगह रखकर जनता को यह संकेत दिया जाता है कि असली ताकत किसके पास है, और जब सत्ता का वर्ग गुप्त अनुष्ठान करता है तो उन्हें यह एहसास होता है कि वे आम जनता से अलग और चुने हुए लोग हैं। लेकिन एपर्सन कहते हैं, अगर आप सच में यह समझना चाहते हैं कि दुनिया की असली ताकत किसके पास है, तो आपको यह देखना होगा कि पैसे का मालिक कौन है। आम आदमी सोचता है कि सरकार पैसा छापती है और उसी से देश चलता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अधिकतर देशों में जो केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है, वह सरकार के हाथ में नहीं बल्कि निजी बैंकरों के हाथ में होती है। ये बैंक सरकार को पैसा उधार देते हैं और उस पर ब्याज वसूलते हैं। मतलब जितना ज्यादा कर्ज उतना ज्यादा मुनाफा। यही वजह है कि एपर्सन आधुनिक अर्थव्यवस्था को कर्ज पर आधारित गुलामी कहते हैं। जनता टैक्स देती है, सरकार उस टैक्स से कर्ज चुकाती है और वह कर्ज सीधे उन्हीं ताकतवर बैंकरों की जेब में जाता है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आगे बढ़ा रहे हैं। एपर्सन खास तौर पर अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम का जिक्र करते हैं। लोग मानते हैं कि यह एक राष्ट्रीय बैंक है, लेकिन सच्चाई यह है कि फेडरल रिजर्व कोई सरकारी संस्था नहीं है। यह तो कुछ निजी बैंकरों का एक संघ है, एक तरह का कार्टेल। 1913 में गुप्त रूप से अमेरिका के सबसे बड़े बैंकरों ने मिलकर फेडरल रिजर्व एक्ट पास कराया। तब से अमेरिकी सरकार को अगर पैसा चाहिए तो उसे फेडरल रिजर्व से उधार लेना पड़ता है और उस पर ब्याज चुकाना पड़ता है। इसका सीधा मतलब है कि जितना ज्यादा डॉलर छापा जाएगा, उतनी ही ज्यादा जनता कर्ज और गुलामी में डूबती जाएगी। एपर्सन साफ लिखते हैं, फेडरल रिजर्व न तो फेडरल है, न ही इसके पास कोई रिजर्व है। यह तो कर्ज की गुलामी चलाने वाली मशीन है। एपर्सन बताते हैं कि अमेरिका ही नहीं बल्कि लगभग हर देश का केंद्रीय बैंक किसी न किसी रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस नेटवर्क का केंद्र है स्विट्जरलैंड का बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है। यहां बैठे कुछ चुनिंदा लोग तय करते हैं कि दुनिया की मौद्रिक नीतियां कैसी होंगी, किस देश की मुद्रा मजबूत होगी और किसकी गिर जाएगी। यह उनके फैसलों पर निर्भर करता है। एपर्सन का कहना है कि इतिहास में लगभग हर बड़ा युद्ध इसीलिए हुआ ताकि कर्ज बढ़े और बैंकर और भी अमीर बने। सरकारें युद्ध छेड़ने के लिए कर्ज लेती हैं, हथियार उद्योग को भारी मुनाफा मिलता है और युद्ध खत्म होने के बाद हारने वाले देशों पर इतना मुआवजा थोप दिया जाता है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां तक कर्ज में डूबी रहती हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी को देखें। पहले विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि ने उस पर इतना मुआवजा डाल दिया कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। यही तबाही आगे चलकर हिटलर के उदय और दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई तो इसके साथ दो और संस्थाएं बनाई गईं, IMF और वर्ल्ड बैंक।
एपर्सन कहते हैं कि इन संस्थाओं का असली मकसद विकास नहीं बल्कि देशों को कर्ज के जाल में फंसाना है। IMF बचाव पैकेज के नाम पर गरीब देशों को कर्ज देता है, लेकिन शर्तें ऐसी होती हैं कि देश को अपनी नीतियां बदलनी पड़ती हैं, जैसे सब्सिडी घटाना, सरकारी संपत्ति बेचना और विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलना। वर्ल्ड बैंक विकास परियोजनाएं फंड करता है, लेकिन इनसे अक्सर वही कंपनियां फायदा उठाती हैं जो पहले से ही वैश्विक एलीट के नियंत्रण में होती हैं। धीरे धीरे देश अपनी आर्थिक संप्रभुता खोने लगते हैं। एपर्सन के अनुसार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा हथियार है डॉलर का वर्चस्व। 1940 के ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद लगभग पूरी दुनिया की मुद्राएं डॉलर से जुड़ गईं। तेल जैसी अहम चीजों की कीमत भी डॉलर में तय होती है। मतलब अगर किसी देश को तेल खरीदना है तो उसे पहले डॉलर जुटाने होंगे, और डॉलर छापने का अधिकार सिर्फ अमेरिका के फेडरल रिजर्व के पास है। यानी यह व्यवस्था अमेरिका को पूरी दुनिया से एक छुपा हुआ टैक्स वसूल करने की ताकत देती है। एपर्सन हमें याद दिलाते हैं कि कभी पैसा सोने चांदी जैसी असली धातुओं से जुड़ा होता था, लेकिन आज पैसा बस एक कागज या डिजिटल नंबर है जिसकी असली कीमत सरकारें और बैंक तय करते हैं। इस कागजी पैसे को छापना जितना आसान है, उतना ही इसकी वजह से महंगाई और कर्ज बढ़ते जाते हैं। जनता मेहनत करती है, टैक्स देती है, लेकिन असली संपत्ति जैसे जमीन, खनिज और उद्योग धीरे धीरे उसी वर्ग के हाथों में पहुंच जाती है जो बैंकिंग तंत्र को नियंत्रित करता है। आधुनिक उपभोक्ता समाज भी इसी जाल का हिस्सा है। लोगों को लोन, EMI और क्रेडिट कार्ड का लालच दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि वे जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं और हमेशा कर्ज में दबे रहते हैं। यह गुलामी सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। देश और व्यक्ति दोनों कर्ज के गुलाम बन जाते हैं। एपर्सन का दावा है कि बड़े आर्थिक संकट जैसे 1929 की महामंदी या 2008 की वित्तीय तबाही, ये सब प्राकृतिक घटनाएं नहीं थीं बल्कि योजनाबद्ध थे। इन संकटों का फायदा हमेशा वही ताकतें उठाती हैं जो पहले से अमीर हैं। छोटे व्यवसाय तबाह हो जाते हैं, जनता की संपत्ति सस्ते दामों पर छीन ली जाती है और बड़ी कंपनियां और बैंक और भी मजबूत हो जाते हैं। हर संकट के बाद नई नई संस्थाएं बनाई जाती हैं ताकि कहा जा सके अब ऐसी गड़बड़ी दोबारा नहीं होगी, लेकिन असलियत यह होती है कि जनता की आज़ादी और भी कम हो जाती है। एपर्सन के समय में इंटरनेट और क्रिप्टो करेंसी इतना विकसित नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आने वाले वक्त में पैसा पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। नकदी धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी, हर लेन देन पर नजर रखी जाएगी और जो सिस्टम के खिलाफ जाएगा उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि यह भविष्य धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। एपर्सन का मानना है कि राजनीति, युद्ध और मीडिया सब एक तरह का दिखावा है। असल ताकत उन लोगों के पास है जो पैसे की छपाई मशीन पर नियंत्रण रखते हैं। जब तक पैसा और बैंकिंग तंत्र जनता के हाथ में नहीं आता, तब तक असली आज़ादी सिर्फ एक भ्रम है। अपनी किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रैल्फ एपर्सन यह दिखाना चाहते हैं कि हमारी दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। चाहे युद्ध हों, क्रांतियां और राजनीतिक हत्याएं, या फिर शिक्षा, मीडिया और धर्म पर नियंत्रण, इन सब के पीछे कुछ चुनिंदा शक्तिशाली परिवार और गुप्त समाज काम कर रहे हैं। उनका मकसद है दुनिया को एक वैश्विक तानाशाही की ओर धकेलना, जहां इंसान की आज़ादी केवल नाम भर रह जाएगी। एपर्सन कहते हैं कि यह साजिश कोई नई बात नहीं है, यह सैकड़ों सालों से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हर युद्ध, हर संकट और हर नया कानून इसी प्रक्रिया की एक कड़ी है। जब उनकी किताब 1990 में आई थी, उस समय इंटरनेट बस नया नया था, डिजिटल निगरानी सीमित थी और ग्लोबलाइजेशन को एक सुनहरे सपने की तरह पेश किया जा रहा था। लेकिन आज 21वीं सदी में हम देख सकते हैं कि एपर्सन की चेतावनियां कितनी सटीक साबित हो रही हैं। आज हर इंसान का डेटा सरकारों और कंपनियों के पास है। फोन कॉल, सोशल मीडिया और लोकेशन सब ट्रैक किया जा रहा है। नकदी धीरे धीरे गायब हो रही है और डिजिटल करेंसी या पेमेंट सिस्टम सीधा नियंत्रण का साधन बनते जा रहे हैं। महामारी, जलवायु संकट या आर्थिक मंदी, हर बार जब दुनिया किसी संकट से गुजरती है तो नए वैश्विक नियम बनाए जाते हैं। जनता इन्हें सुरक्षा और भलाई के नाम पर स्वीकार भी कर लेती है। मीडिया, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और सेंसरशिप ने यह साफ कर दिया है कि हमारी सोच तक को दिशा दी जा रही है। यानी एपर्सन की किताब आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जिसकी चेतावनी उन्होंने दी थी। दोस्तों, रैल्फ एपर्सन की द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक चेतावनी है। एक चेतावनी उन ताकतों से
जो हमें धीरे धीरे हमारी आज़ादी से दूर ले जा रही हैं। एक चेतावनी उस व्यवस्था से जो हर इंसान को कर्जदार, निगरानी में और नियंत्रित बनाना चाहती है। लेकिन इतिहास हमें हमेशा यह सिखाता है कि जब जनता जागरूक होती है तो कोई भी तानाशाही ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। एपर्सन हमें यही याद दिलाते हैं कि सवाल पूछना कभी मत छोड़ो, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना ही इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इस सच को समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी किताबों और विचारों को लेकर आएंगे जो आपकी सोच को झकझोर देंगे।